Assalamu alaikum students. Today our topic is about work done by gravitational field. स्टूडेंट्स आज हमारा टॉपिक एक ग्रेविटेशनल फील्ड है. इससे पहले हमें आइडिया होना चाहिए व्हाट इज़ फील्ड. हम पहले इसको समझते हैं कि फील्ड क्या होता है. स्टूडेंट्स देखें, अपने पास पॉजिटिव क्यू चार्ज है. अगर हम एक सेकंड पॉजिटिव क्यू चार्ज को इसके पास लेके आते हैं, इस हिम्मत से अगर सेकंड पॉजिटिव क्यू चार्ज को हम इधर से लेके आते हैं और या फिर हम पॉजिटिव क्यू चार्ज को हम इधर से लेके आएँ तो एक ख़ास डिस्टेंस पर ये फोर्स फील करेगा. यानी अगर हम इसको इधर से लेके आते हैं तो पहले फोर्स नहीं होगी, लेकिन कुछ ख़ास डिस्टेंस पर इसके अंदर ये फोर्स फील करेगा. ऐसे ही ये चार्ज हम इधर से लेके आएंगे तो एक ख़ास डिस्टेंस पर इसके ऊपर ये फोर्स एग्जर्ट होगी. ऐसे ही इस चार्ज को हम इधर लेके जाते हैं तो एक ख़ास डिस्टेंस पर ये चार्ज इसके ऊपर फोर्स एग्जर्ट करेगा. ऐसे ही इस चार्ज के देखिए ऐसा एरिया है यहाँ पे जिसके अंदर ये दूसरे चार्जेस के ऊपर फोर्स एग्जर्ट कर रहा है. इस चीज़ का नाम है फील्ड. इसी को हम कहते हैं इस चार्ज का फील्ड, और इसको हम कहेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड. इस चार्ज का क्या कहलाएगा? ये इलेक्ट्रिक फील्ड. सिमिलरली अगर हमारे पास एक मैग्नेट है, ये देखें एक मैग्नेट है जिसका नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल. ये हमें पता होना चाहिए कि मैग्नेट्स के दो पोल होते हैं, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल. अगर हमारे पास आयरन का कोई पीस है, ये आयरन का लोहे का कोई टुकड़ा है, अगर मैं इसको इसके पास लेके आता हूँ तो स्टार्ट पे कोई फोर्स नहीं होगी, लेकिन ख़ास डिस्टेंस पर आने पर इसके ऊपर फोर्स एग्जर्ट होगी. ऐसे ही अगर मैं इसको इधर से लेके आता हूँ तो ये अगर स्टार्ट पे इसके ऊपर कोई फोर्स नहीं होगी, लेकिन एक ख़ास डिस्टेंस पर इसके ऊपर फोर्स होगी. ऐसे ही अगर हम किसी डायरेक्शन से भी लेके आऊँ, इसको इधर से लेके आऊँ या इसको इधर से लेके आऊँ, तो ये ख़ास डिस्टेंस पर इसके ऊपर फोर्स महसूस होगी. तो ये जो इसका एरिया है, इतना जिसने कवर किया हुआ है फोर्स के लिए, इसके अंदर अंदर जो फोर्स एग्जर्ट करता है, बाहर फोर्स एग्जर्ट नहीं करता. बाहर फोर्स ज़ीरो होती है, अंदर फोर्स जो है वो नॉन ज़ीरो होती है. तो इसी फील्ड को हम कहते हैं मैग्नेट का फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड. सिमिलरली हमें पता है कि अर्थ चीज़ों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है. स्टूडेंट्स देखिएगा, कंसीडर करें कि अर्थ हमारी ये भी चीज़ों को अट्रैक्ट करती है. स्टूडेंट्स जब भी कोई चीज़ ऊपर की तरफ मूव करती है तो इसको ज़मीन अपनी तरफ खींचती है. ये चीज़ कहीं भी हो, अगर इधर मूव करेगी, ज़मीन से अवे जाने की कोशिश करेगी तो ये ज़मीन इसको अपनी तरफ खींचेगी. लेकिन ये मामला हमेशा चलता नहीं रहेगा. एक ख़ास डिस्टेंस पर जाने के बाद ज़मीन की जो ग्रेविटी है वो ख़त्म हो जाती है. ऐसे ही अगर चीज़ इतनी दूर चले जाए कि ग्रेविटी ख़त्म हो जाए, ऐसे ही इसको हम इतना दूर ले जाएंगे ये ग्रेविटी ख़त्म हो जाए, ऐसे इस सीमत में इसको दूर ले जाएं तो ग्रेविटी ख़त्म हो जाए, तो इस एरिए को हम कहेंगे ज़मीन का ग्रेविटेशनल फील्ड. ऐसे तो इसके अंदर अंदर तो ज़मीन चीज़ों को अपनी तरफ खींचती है, इसके बाहर ज़मीन चीज़ों को अपनी तरफ नहीं खींचती. स्टूडेंट्स इसी का नाम है ग्रेविटेशनल फील्ड. ज़मीन की वजह से हम इसको बोल रहे हैं अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड. यही इसी फील्ड के अंदर हम किसी बॉडी को इधर को मूव करवाएं या इधर को मूव करवाएं या बॉडी को इधर को मूव करवाएं, तो आज हम इसी फील्ड के अंदर वर्क चेक करना चाह रहे हैं. आज हम जस्ट अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर अंदर वर्क चेक करेंगे, और वो वर्क होगा बाय ग्रेविटेशनल फोर्स. क्योंकि अर्थ के ऊपर अर्थ जो है वो ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रही है, हमेशा ज़मीन के सेंटर की तरफ होती है. इस फोर्स की जो डायरेक्शन हमेशा कहीं से भी चेक करें तो ज़मीन के सेंटर की तरफ ये फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स, जो कि चीज़ों को अपनी तरफ क्या करती है? अट्रैक्ट करती है. आज हम वर्क की वैल्यू कैलकुलेट करना चाहते हैं. देखें इसको ज़रा, हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है कि वर्क इज इक्वल्स टू फोर्स और फोर्स डॉट डी. इट मीन्स इफ वर्क इज ए स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट. यहाँ पे इस टॉपिक में जो चीज़ समझने वाली है, ये हमारी फोर्स है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी है. ये कोई बाहर से एक्सटर्नल एजेंसी फोर्स नहीं लगा रही, ये फोर्स जस्ट फोर्स ऑफ ग्रेविटी है. ये देखिए हमारी अर्थ सरफेस, ये राउंड हमारी जो है वो कर्व्ड अर्थ सरफेस है, और ये अर्थ सरफेस का ये वो लिमिट है जिसके अंदर अंदर ये चीज़ों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है. और ये जो रीजन है इसको हम बोलते हैं अर्थ का ग्रेविटेशनल फील्ड. अब इसके अंदर हम वर्क चेक करना चाह रहे हैं, तो वर्क के लिए हमारा फार्मूला एफ डॉट डी है, और यहाँ से हमने फोर्स को बता दिया कि फोर्स ग्रेविटी है. हम एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा रहे हैं, फोर्स ऑफ ग्रेविटी. वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स है. कंसीडर करें कि इस ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर अंदर एक पॉइंट ए से हमने बी पर पॉइंट पर किसी बॉडी को लेके जाना चाहते हैं. इस बॉडी को हम ए से लेके बी तक लेके जाना चाहते हैं.
तो स्टूडेंट्स हमारे पास 3 ट्रैक है। एक तो हमारे पास ये ऑप्शन है कि हम ए से सी में जाएं और सी से बी में चले जाएं। सेकंड ट्रैक हमारे पास है ए से लेके डी में चले जाएं, डी से लेके बी में चले जाएं। स्टूडेंट हमारे पास थर्ड ट्रैक हमारा ए से लेके बी तक, ये हमारा कर्व्ड पाथ है। हम सेपरेटली हर पाथ के अंदर वर्क चेक करेंगे। स्टूडेंट्स इस फार्मूले के लिए कंडीशंस हैं कि हमारी जो फोर्स है ये कांस्टेंट होनी चाहिए और नियर द सरफेस ऑफ अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स ऑलमोस्ट कांस्टेंट होती है। लेकिन अगर ख़ास दूरी पे चले जाएं तो ये फोर्स कांस्टेंट नहीं रहती, ये फोर्स वेरी कर जाती है टू द स्केयर ऑफ द डिस्टेंस। वो थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है, जस्ट आप इसको याद रखें कि नियर द सरफेस ऑफ अर्थ ग्रेविटेशन फोर्स इज ऑलमोस्ट कांस्टेंट। इस फार्मूले के लिए सेकंड कंडीशन ये है कि डी आपका जो है वो स्ट्रेट होना चाहिए, ऐसे फ्लैट होना चाहिए, कर्व्ड नहीं होना चाहिए। तो इधर से आप चेक करोगे आपका डी जो स्ट्रेट है, इधर से आप चेक करोगे डी आपका स्ट्रेट है, इधर से आप चेक करोगे आपका जो डिस्प्लेसमेंट या एच जो है वो आपका स्ट्रेट है, इधर से आपका जो है वो डी वो स्ट्रेट है। लेकिन कर्व्ड पाथ को हम बाद में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग ए सी और डी और बी में वर्क चेक करते हैं। ये हमारा पाथ है ए सी बी, इसमें वर्क चेक करते हैं। तो यहाँ से हमें आइडिया क्लियर है, क्लियरली नज़र आ रहा है कि जो हमारा ए से लेके सी और बी का जो वर्क है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है। फर्स्ट बॉडी ए से सी में मूव करेगी, देन बॉडी सी से बी में मूव करेगी। स्टूडेंट्स इसको हम सेपरेटली फाइंड करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स टोटल वर्क हमारा आएगा, वर्क फ्रॉम ए टू सी आएगा, देन प्लस हमारा जो है वो सी से लेके बी तक वर्क आएगा। अब हम चेक करते हैं ए से लेके सी तक वर्क कितना है। तो हमारा जो वर्क का फार्मूला है फोर्स डॉट डी, इट मीन्स फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का जो डॉट प्रोडक्ट है। तो यहाँ से हमारी जो फोर्स डॉट डी आ गया, प्लस इधर हमारी जो फोर्स लग रही है लेकिन यहाँ पे डी कवर नहीं हो रहा है, डी की जगह पे हमने एच रखा हुआ है हाइट के लिए, इसलिए हमने यूज़ किया फोर्स डॉट एच। यहाँ से एक चीज़ समझने वाली देखें, फोर्स हमेशा देखें इस रेड लाइंस को, फोर्स हमेशा फोर्स ऑफ ग्रेविटी हमेशा नीचे की तरफ है, हमेशा ज़मीन के सेंटर की तरफ है, ये हमारी ज़मीन की तरफ है और ये हमारी ज़मीन की तरफ है। फोर्स हर स्टेज पे, फोर्स इस पाथ में चेक कर लें, फोर्स इधर इस पाथ में चेक करें, किसी भी पाथ में अगर हम ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर किसी भी डायरेक्शन में मूव करें तो हमारी फोर्स जो ग्रेविटी की है वो हमेशा ज़मीन के सेंटर की तरफ होगी। देखिए स्टूडेंट्स अब हम देखना चाह रहे हैं कि फोर्स और डी, अब हमने ऑलरेडी अपने स्केलर प्रोडक्ट में पढ़ रखा है कि एफ वर्क इज इक्वल्स टू एफ डी कॉज ऑफ थीटा। इस फार्मूले को हमने पढ़ा हुआ है कि जब भी हमारे पास डॉट आएगा उसको हम कॉज के साथ ओपन कर देते हैं। अब हम चेक करते देखें यहाँ पे एफ डॉट डी, अगर बॉडी ए से लेकर सी में मूव करती है तो हमारा डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में है, लेकिन फोर्स ऑफ ग्रेविटी नीचे की तरफ है। देखिए इसके अंदर एंगल कितना बन रहा है 90 डिग्री, एंगल यहाँ पे कितना बन रहा है 90 डिग्री, यानी इस पाथ में हमारा एंगल 90 डिग्री है। और याद रखना है कि कॉज थीटा इज इक्वल्स टू, या फिर मुझे कॉज 90 लिखना चाहिए इधर, कॉज ऑफ 90 डिग्री, क्योंकि इस पाथ में हमारा 90 डिग्री बन रहा है तो कॉज ऑफ 90 डिग्री इज इक्वल्स टू 0। इसका मतलब ये हमारा फैक्टर 0 हो जाएगा। अगर हम इसको ओपन करेंगे एफ डी कॉज ऑफ 90 डिग्री तो ये हमारा 0 आ जाएगा, ये हमारा फैक्टर 0 हो जाएगा। और नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ से अगर बॉडी हमारी इस डायरेक्शन में मूव करेगी तो हमारा डिस्प्लेसमेंट अपवर्ड है, फोर्स नीचे की तरफ है। देखिए दोबारा फिर अगर हम सी से लेके बी में मूव करें, अब इस वर्क की बारी आ जाए तो वर्क सी और बी, एफ डॉट एच यानी फोर्स हमारी और एच है, यानी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट है। यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट को मैंने एच कहा हुआ है कि फोर्स एफ डॉट एच। यहाँ से देखें अगर डिस्प्लेसमेंट ऊपर को कवर हो रहा है तो फोर्स हमारी जो है वो नीचे की तरफ है, यानी ज़मीन की तरफ है। तो यहाँ से एंगल कितना बन रहा है 180 डिग्री, यहाँ पे एंगल कितना बन रहा है इस केस में 180 डिग्री, 180 डिग्री। और हमें ये भी पता होना चाहिए कि कॉज 180 डिग्री, कॉज 180 डिग्री का आंसर -1 आता है, इसको याद रखेंगे। तो यहाँ से आएगा -1 आएगा, इसमें एफ एच और कॉज ऑफ 180 डिग्री -1 आएगा। और ये जो फोर्स है हमेशा ही इस बॉडी के वेट के इक्वल आएगी, यानी एम जी के इक्वल आएगी। फोर्स की वैल्यू एम जी और इसके साथ एच और ये वाला माइनस, तो इसको हम लिखेंगे प्लस एम जी एच
कॉज ऑफ 180 डिग्री, और हमें पता है कि कॉज ऑफ 180 डिग्री माइनस हो गया, ये वाला कॉज ऑफ 180 डिग्री कितना है, माइनस है। तो हमारा जो फाइनल आंसर आया, फाइनल हमारा जो वर्क का आंसर है वो आएगा -mgh, -m एंड g और h, ये हमारा फाइनल आंसर है। इस केस में हमारा जो वर्क है वो -mgh के बराबर है। अब देखें स्टूडेंट्स, हम लोग ए डी और बी का वर्क चेक करते हैं। ए डी बी का वर्क, ए डी और बी का वर्क, इसमें भी वर्क हमारा दो पार्ट्स में डिवाइड हो चुका है। फर्स्ट बॉडी ए से लेकर डी में जाएगी, देन डी से बी में जाएगी। इसमें भी हमारा वर्क जो है वो टोटल वर्क इज इक्वल्स टू वर्क फ्रॉम ए टू डी, देन प्लस वर्क फ्रॉम डी टू बी। अगेन हमारा जो है वर्क फ्रॉम ए टू डी हमारी फोर्स डॉट एच आएगा, और जो हमारा वर्क फ्रॉम डी टू बी है तो इसमें हमारी फोर्स डॉट डी आएगा। ये सारे हमारे फोर्स वेक्टर हैं जो मैंने इधर ड्रा किए हुए हैं। ये हमारी ग्रेविटेशनल फोर्स है, ये भी हमारी ग्रेविटेशनल फोर्स है जो ज़मीन के सेंटर की तरफ है, ये भी हमारी ग्रेविटेशनल फोर्स है, और ये भी हमारी ग्रेविटेशनल फोर्स है स्टूडेंट्स। अब देखिए इसमें हमारी फोर्स नीचे की तरफ है, हमारा डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ है। यहाँ पे एंगल 180 बन रहा है, तो इधर चेक करें, आपका डिस्प्लेसमेंट इस तरफ है और फोर्स नीचे की तरफ है, तो यहाँ पे एंगल 190 डिग्री बन रहा है। तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि एंगल कितना है, 90 डिग्री, और इधर आपको पता होना चाहिए कि एंगल 180 डिग्री है। यही मेन चीज़ है जो इधर समझने वाली है। वर्क फ्रॉम ए टू डी, वर्क फ्रॉम ए टू डी एफ डॉट एच के बराबर आएगा, और यहाँ पे कॉज 180 डिग्री है, तो ये अगेन आपका फार्मूला फोर्स की वैल्यू एम जी एच कॉज ऑफ 180 डिग्री। देखें ये हमारी जो टर्म आ गई एफ और एच की जगह पे, एफ की जगह पे एम जी आ गया, फोर्स कितनी है एम और जी, एच आ गया कॉज ऑफ 180 डिग्री। एफ और डी में देखें क्या होगा, देखें एफ और डी में, एफ और डी एक दूसरे के साथ 90 एंगल पे है, तो ये जीरो हो जाएगा, तो इसको हम काउंटर नहीं करेंगे, तो हमारा फार्मूला बन जाएगा माइनस से एम जी और एच की इक्वल आएगा। ये हमारा वर्क का फार्मूला बन गया। ये टर्म हमारी ज़ीरो हो चुकी है, इधर से हमारी ये टर्म ज़ीरो हो चुकी है, इधर से हमारी ये टर्म ज़ीरो हो चुकी है। यहाँ से दोनों को देख के क्लियर होता है कि जब भी बॉडी ग्रेविटेशन फील्ड के अंदर हॉरिजेंटली मूव करती है तो वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो ज़ीरो हो जाता है, क्योंकि जब बॉडी हॉरिजेंटली मूव करेगी देन फोर्स नीचे की तरफ होगी, एंगल 90 बनेगा। कहीं भी हो बॉडी जब भी हॉरिजेंटली मूव करेगी, फोर्स ऑफ ग्रेविटी नीचे की तरफ होगी, एंगल 90 बनेगा, तो ये हमारा वर्क ज़ीरो हो जाएगा। लेकिन जब भी बॉडी ऊपर की तरफ मूव करेगी, फोर्स नीचे की तरफ होगी, एंगल 180 डिग्री होगा और उसके साथ माइनस आ जाएगा। तो फार्मूले में क्या आएगा, माइनस आएगा, फोर्स हमारी जो एम जी और एच और माइनस एम जी एच आएगा। लेकिन अब हमारा देखें ये थर्ड पाथ रह गया, ए से लेके बी तक हमारा पाथ है। ये पाथ हमारा कर्व है। हमने स्टार्ट पे क्या हुआ कि ये फार्मूला यूज़ करने के लिए फोर्स हमारी कांस्टेंट होनी चाहिए, डी हमारा स्टेट हमारा फ्लैट होना चाहिए, यहाँ पे डी हमारा कर्व है, इसलिए हम डी को डिवाइड करते हैं। ये हमारा जो इधर से जो मुकम्मल पाथ है ये हमारा कर्व पाथ है, इसको हम डिवाइड करते हैं हॉरिजेंटल और वर्टिकल पाथ में। एक दफ़ा बॉडी हॉरिजेंटली जाएगी, एक दफ़ा वर्टिकल जाएगी, यानी एक दफ़ा बॉडी जो है वो हॉरिजेंटल डिस्टेंस कवर करेगी, फिर ऊपर की तरफ जाएगी, फिर आगे की तरफ मूव करेगी, फिर ऊपर की तरफ मूव करेगी। ऐसे इस पूरे पार्ट्स को मैंने दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया। एक पार्ट इसका बनेगा एक्स के अलॉन्ग, एक बनेगा वाई के अलॉन्ग, क्योंकि हमने कोऑर्डिनेट एक्सिस पढ़े हुए हैं कि इधर हमारा एक्स एक्सिस है और ये हमारा वाई एक्सिस है। तो जो हमारा एक्स के अलॉन्ग होगा, देखें ये सारे हॉरिजेंटल पार्ट्स हैं, हमने पढ़ा हुआ है कि ये देखें डी जब भी बॉडी हॉरिजेंटली मूव करती है इधर हमारा वर्क जो है डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स जीरो हो जाते हैं। जब भी बॉडी ग्रेविटेशन फील्ड के अंदर हॉरिजेंटली मूव करेगी वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स जीरो हो जाएगा। जब बॉडी अपवर्ड मूव करेगी देन हमारा जो 180 आएगा और यानी माइनस हो जाएगा, माइनस एम जी, फोर्स एम जी और एच और इसके साथ कॉस 180 डिग्री आएगा जब भी बॉडी ऊपर की तरफ मूव करेगी। अगर बॉडी नीचे की तरफ मूव करती है देन फोर्स भी नीचे की तरफ होगी, डिस्प्लेसमेंट भी नीचे की तरफ होगा, कॉस 0 डिग्री आएगा, कॉस 0 डिग्री 1 आएगा, तो ये एम जी आएगा, एम जी एच यानी प्लस में आ जाएगा अगर नीचे की तरफ मूव करेगी, अगर ऊपर की तरफ मूव करेगी तो ये माइनस में आ जाएगा। देखिए अभी हमने इसको डिवाइड कर दिया दो पार्ट्स में, एक हॉरिजेंटल पार्ट है, एक वर्टिकल पार्ट है।
एक हॉरिजेंटल है एक वर्टिकल है। हमें पता है कि हॉरिजेंटल तमाम हॉरिजेंटल पार्ट्स में वर्क ज़ीरो है, क्योंकि इसको हमने 2 दफ़ा देख चुके हैं। यहाँ पे भी हॉरिजेंटल पार्ट्स में वर्क ज़ीरो बना है, इधर भी हमारा वर्क ज़ीरो बना है। इसलिए हम कह रहे हैं तमाम हॉरिजेंटल पार्ट्स में वर्क ज़ीरो है, लेकिन तमाम वर्टिकल पार्ट्स में वर्क ज़ीरो नहीं है। तमाम वर्टिकल पार्ट्स में क्योंकि बॉडी ऊपर की तरफ जा रही है तो कॉज 180 डिग्री आएगा, यानी नेगेटिव आएगा। -mg अभी हम करते हैं ए से लेके बी तक, इसको स्टडी करते हैं। टोटल वर्क फ्रॉम ए टू बी, इसके 2 पार्ट्स बन जाएंगे, वर्क अलॉन्ग एक्स एक्सिस प्लस वर्क अलॉन्ग वाई एक्सिस। टोटल वर्क अलॉन्ग एक्स एक्सिस, ये एक्स वाले पार्ट्स का मजमुआ और प्लस वाई वाले पार्ट्स का मजमुआ। देखिए आपका जो एक्स के पार्ट्स का जो मजमुआ है ये आपका वर्क ज़ीरो हो चुका है, ये वर्क आपका समझ लें ये ज़ीरो हो चुका है। लेकिन इसको समझना बहुत ज़रूरी है, ये वर्टिकल पार्ट्स हैं आपके, क्योंकि मैंने वर्टिकल पार्ट्स को मैंने डिवाइड कर दिया लेंथ को। तो एक बन गई आपकी स्टार्ट वाली डेल्टा वाई 1 बन गई, आगे डेल्टा वाई 2 बन गई, ऐसे ही डेल्टा वाई 2 बन गई, ऐसे सो ऑन, डेल्टा वाई 3, डेल्टा वाई 4, डेल्टा वाई 5, ऐसे सो ऑन बन गई। तो जो आपका जो पहला वर्क होगा वो -mg डेल्टा वाई 1, दूसरा होगा -mg डेल्टा वाई 2। क्योंकि ऊपर की तरफ बॉडी जा रही है इसलिए हम कह रहे हैं कि 180 की वजह से नेगेटिव आएगा। तो जितनी हाइट होगी, अगर h हाइट होगी तो -mg h आएगा, अगर डेल्टा वाई 1 हाइट होगी तो -mg वाई 1, -mg वाई 2, ऐसे सो ऑन। देखें इसमें से वर्क हमारा -mg कॉमन आ गया, तो डेल्टा वाई 1 पहली हाइट प्लस दूसरी हाइट प्लस तीसरी हाइट एंड सो ऑन, तमाम हाइट्स को मैंने जमा किया हुआ है। इधर से अगर बॉडी पहली हाइट को कवर करती है तो ये बनेगा -mg डेल्टा वाई 1, दूसरी को कवर करती है तो -mg डेल्टा वाई 2, ऐसे -mg डेल्टा वाई 3, -mg डेल्टा वाई 4, इसलिए -mg कॉमन आ गया, डेल्टा वाई 1 प्लस डेल्टा वाई 2 प्लस डेल्टा वाई 3 एंड सो ऑन डेल्टा वाई n। अब इस ब्रैकेट को चेक करेंगे, इस तमाम जो y वाली टर्म्स जमा हो जाएंगी तो ये मुकम्मल हाइट बनेगी। तमाम y वाली इस हाइट को अगर हम जमा कर लेंगे तो ये हमारी टोटल हाइट बनेगी। तो इसको हम लिख सकते हैं -mgh, -mg और h के इक्वल आ जाएगा। अब देखें ज़रा हमारे पास कंक्लूजन क्या निकला है। वर्क ACB में भी हमारा -mgh है, वर्क ADC यहाँ से जो हमारा वो भी -mgh है। तो वर्क हमारा जो कर्व पाथ में वो भी mgh है। हॉरिजेंटल वाला 0 हो गया, वर्टिकल्स वाला सम अप हो गया, तमाम वर्टिकल्स हाइट जमा होने के बाद h बनी, दैट्स वाई -mgh लिखा। तो वर्क जो है वो इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ फॉलोड, इसलिए ऐसे फील्ड को हम बोलते हैं कंजर्वेटिव फील्ड। कंजर्वेटिव फील्ड कौन सा होता है, इसको चेक करने के लिए जस्ट एक ही कंडीशन है, वर्क डन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ फॉलोड, दैट फील्ड इज नोन एज ए कंजर्वेटिव फील्ड। तो अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड इज ए कंजर्वेटिव फील्ड। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।